नमस्कार। आज हम एक अहम लेख पर बात करने वाले हैं। विचारों पर अंकुश, लोकतंत्र का संकट। ये लेख इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे सोचने समझने की जो आज़ादी है वो सिकुड़ रही है और इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है। शुरुआत में ही रोजा लग्जमबर्ग की बड़ी जमदार बात है हाँ, कि आज़ादी हमेशा और खास तौर पर उसके लिए होती है जो अलग तरह से सोचता है। बिल्कुल। ये बात आज के माहौल में बहुत मायने रखती है। हाँ, और लेख एक बुनियादी तनाव की तरफ इशारा करता है ना, हम्म। कि देखिए हर देश चाहता है कि वो एकजुट रहे, अपनी पहचान बनाए रखें, खासकर वो देश जहां बहुत विविधता हो। हाँ, जाहिर है अखंडता और नैतिक मूल्य दोनों जरूरी हैं। लेकिन लगता है कि इन आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक खाई सी बन रही है, खासकर यूनिवर्सिटीज जैसी जगहों पर विचारों की आजादी को लेकर। बिल्कुल। और लेख तो साफ कहता है कि ये जो एकरूपता, मतलब सबको एक जैसा बनाने का दबाव है और नियंत्रण का, इसके चलते बौद्धिक स्वतंत्रता लगातार कम हो रही है। हाँ, हम देख रहे हैं कि प्रोफेसरों को छोटी छोटी बातों पर, आप कह सकते हैं, फटकार मिल रही है या नौकरी से निकाला जा रहा है। छात्रों को अगर वो मुश्किल सवाल पूछें तो उन पर कार्रवाई हो रही है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और ये कोई एक जगह की बात नहीं, ये एक वैश्विक चिंता है। लेकिन उन देशों में इसका असर शायद ज्यादा गहरा है जहाँ ऐतिहासिक रूप से खुली बहस की परंपरा रही है। सही कहा। अच्छा, लेख इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी देता है। हाँ, देता है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल का जिक्र है, और हाल ही में जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन हुए कैंपस में, उनमें जो घटनाएं हुई वो इसी बढ़ते दबाव को दिखाती हैं। समझ गया। और देखिए, इसमें एक और गहरी बात है। लेख हमें हन्ना एरेंट की चेतावनी याद दिलाता है। हन्ना एरेंट, हाँ, जिन्होंने वो दमनकारी शासनों में सामान्यता के खतरे के बारे में लिखा था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, लेखक का तर्क है कि ये हमला सिर्फ सेंसरशिप का नहीं है, मतलब सिर्फ रोक टोक नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये डर के माध्यम से लोगों को खुद ही चुप करा देने की कोशिश है। एक माहौल बनाना कि लोग सवाल पूछने से ही डरे। ओह, तो ये एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप को बढ़ावा देना हुआ। हाँ, कह सकते हैं। डर जो है वो सवाल पूछने की हिम्मत छीन लेता है और सबको एक ही ढर्रे पर चलने को मजबूर करता है। तो क्या ये वही बात हुई जिसे नोआम चॉम्स्की निर्मित सहमति या मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट कहते हैं? हाँ, काफी हद तक। मतलब एक ऐसा माहौल बना देना कि लोग सत्ता की बातों पर सवाल ही ना उठाएं और लोकतंत्र बस नाम का रह जाए, है ना? बिल्कुल। और लेख बताता है कि ये कैसे होता है। ज्ञान का राजनीतिकरण, हाँ, सच को ऊपर से फरमानों के जरिए तय करना। और यूनिवर्सिटीज का सीखने की जगह से हटकर एक तरह से वैचारिक अखाड़ा बन जाना। बिल्कुल सही। ये सब उसी दिशा में जाते हैं। लेख इसी बात पर जोर देता है कि संकट की जड़ में असल में उन आवाजों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता है जो स्थापित विचारों को चुनौती देती हैं, या इतिहास को जरा अलग नजरिए से देखती हैं, या बस मुश्किल सवाल पूछती हैं। और ऐसी आवाजों को अक्सर संदिग्ध करार दिया जाता है। हाँ, उन पे शक किया जाता है, उन्हें कई बार देशद्रोही तक कह दिया जाता है। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लेखक का मानना है कि लोकतंत्र के लिए असहमति बहुत जरूरी है। विद्वानों को चुप कराना, लेखकों को डराना, ये असल में पूरे समाज को कमजोर करता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिसका लेख जिक्र करता है। हाँ। भू राजनीतिक विरोधाभास कहता है इसे। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है कि जब देश पर कोई बाहरी खतरा हो तब अंदरूनी एकता की जरूरत होती है, ये तो समझ आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये एकता विचारों को दबाकर हासिल की जाए तो क्या वो सच्ची एकता है? सही सवाल है। लेख कहता है कि वो एकता असल में थोपी हुई होती है, जबरदस्ती की। और दुनिया जो है वो किसी देश की सिर्फ फौजी या आर्थिक ताकत का सम्मान नहीं करती। अच्छा, और किसका करती है? उसके नागरिक समाज का, जो विशाल हो, विविध हो और तर्कशील हो, जो सोचता हो, सवाल करता हो, बहस करता हो। मतलब वो जिंदा दिली जो असहमति और बौद्धिक आजादी से आती है। बिल्कुल, वही एक मजबूत, स्वस्थ लोकतंत्र की असली पहचान है। और अगर ये सब नहीं होता तो इसके लंबे समय में क्या नतीजे हो सकते हैं? नतीजे गंभीर हो सकते हैं। लेख बताता है कि छात्र खुद को कटा हुआ, अलग थलग महसूस करने लगते हैं। जो सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं, मतलब जो समाज के बारे में सोचते लिखते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, आवाज उठाने से कतराने लगते हैं। और धीरे धीरे लोकतंत्र का जो मूल विचार है वही कमजोर पड़ने लगता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ज्ञान पर पहरेदारी होनी चाहिए? क्या आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, का स्वागत नहीं है? यही मूल प्रश्न है जिस पर लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो
कुल मिलाकर हमने देखा कि ये लेख कैसे एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। विचारों की आज़ादी घट रही है, असहमति को दबाया जा रहा है, हाँ, और उसके चलते लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो रही है। बिल्कुल। लेकिन लेख पूरी तरह निराश भी नहीं करता, एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। अच्छा, वो क्या है? इतिहास। इतिहास हमें याद दिलाता है कि दमन की लहर का हमेशा प्रतिरोध होता है, कभी बड़े आंदोलनों के जरिए, तो कभी बस कुछ अकेले लोगों के साहस से जो चुप रहने से इनकार कर देते हैं। वात्स्लाव हावेल का जिक्र है लेख में, जिन्होंने कहा था कि मुश्किल दौर में भी सच के साथ जीना वो अपने आप में एक राजनैतिक कार्य है। सच के साथ जीना। हाँ, और रचनात्मक आलोचना मतलब सुधार की नीयत से की गई आलोचना वो वफादारी का सबूत है, बगावत का नहीं। ये एक अहम फर्क है। बिल्कुल। और फिर रोजा लग्जमबर्ग की वो बात कि असली आज़ादी तो अलग तरह से सोचने वालों को सुनने के साहस से ही शुरू होती है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर, जैसा कि ये लेख तर्क देता है, लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए असहमति और सवाल पूछना ये सब इतना जरूरी है, तो फिर उस समाज का क्या होगा जो मुश्किल सवालों को, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बजाय दबाता है? वो समाज अपनी जटिल चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? उनका हल कैसे निकालेगा?